ये कहानी सूरजपुर गांव की है। रामू नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक बेटे राजू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। लेकिन एक दिन रामू की माँ अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। रामू के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने वह थोड़ी सी जमीन भी बेच दी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। अब रामू के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। रामू और उसकी पत्नी सुमन की जिंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई थी। दोनों मजदूरी करके घर का खर्च चलाने लगे। रामू गांव के जमींदार के खेतों में पूरा दिन मेहनत करता और दूसरी तरफ सुमन गांव के एक अमीर सेठ के घर सफाई का काम किया करती थी। अरे रामू जी, सर्दी बहुत आ गई है और हमारे पास तो पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? हाँ सुमन, तुम ठीक कह रही हो। हमें कुछ करना होगा। आखिरकार कड़ाके की सर्दियां आ चुकी थीं। हर साल सर्दी का इतना कहर नहीं होता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंड जोरों से अपना कहर बरसा रही थी। सूरजपुर गांव के लोग इस अत्यधिक ठंड के कारण बेहद सहमे हुए थे। दिन हो या रात, ठंड के कारण सभी लोग परेशान थे। अरे सुमन, देख रही हो कि इस साल कितनी जोर की ठंड है। इतनी सख्त ठंड में तो काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पूरा शरीर बर्फ की तरह बन जाता है। न जाने इस साल की ठंड कैसे गुजरेगी। चलो ठीक है सुमन, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर देर हुई तो फिर जमींदार जी गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है राजू बेटा, तुम्हारे पापा भी काम पर चले गए, अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। ठीक है अम्मी, मैं खा लूंगा। तुम बस समय पर आ जाना। इतना कहकर सुमन काम के लिए निकल जाती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। थोड़ी ही देर में सुमन सेठ के घर काम के लिए पहुंच जाती है। सेठ आज बहुत गुस्से में था। वह वहां खड़ा होकर अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ी और उसने गुस्से में कहा, अरे सुमन, तुम काम पर इतनी देर से क्यों आ रही हो? मेरे सारे आदमी सुबह ही काम पर आ जाते हैं और तुम्हें देखो, अब आ रही हो नवाबजादी। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूंगी। अच्छा, तो बहाने बनाना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अब जाओ और जाकर काम पर लग जाओ। और अगर काम में थोड़ी भी गलती हुई तो मैं आज ही तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगा और तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। सेठ की ये कड़वी बातें सुनकर सुमन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह क्या कर सकती थी? बेचारी की मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठ की बीवी वहां आती है और कहने लगती है, अरे, आप क्यों इस बेचारी को डांट रहे हैं? आपको पता नहीं कि बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो आखिर हमारी तरह ही इंसान है। अरे प्रीथा, इन लोगों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सुमन ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे का सोचकर खामोशी से काम में लग गई। उधर रामू ठंड से कांपते हुए गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपने खेतों में रामू को भारी निगरानी में रखता था ताकि कोई काम में लापरवाही न हो। अरे ओ रामू, ठंड के बहाने मत बनाना, सारा काम ठीक से कर ले। तुम लोग काम तो ढंग से करते नहीं और पैसे फिर ज्यादा मांगते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं जमींदार जी, मैं आपका सारा काम पूरी मेहनत से कर लूंगा। ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए शरीर बर्फ की तरह जम रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपका सारा काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते हुए रामू का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन उसे अपनी बीवी और बेटे की फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी पूरी मेहनत कर रहा था। मन ही मन वह सोच रहा था कि यह आखिर कैसा वक्त आ गया है उसके ऊपर।
जब वह जमींदार से घर जाने की बात करता है तो जमींदार उससे और गुस्से में कहता है कि काम पूरा करो, और फिर वहां रामू चुपचाप वापस काम में लग जाता है। वह बेचारा मजबूरी में ये सब सह रहा था, और इसी बीच सूरजपुर गांव में ठंड ने सबका बुरा हाल कर दिया था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग इकट्ठा होते थे, अब खाली पड़ा था। गरीब लोग अपने घरों में बैठे आग ताप रहे थे। गांव का एक बुजुर्ग हारिया, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई हिम्मत देने वाली बात करता था, इस बार भी गांव के मैदान में पहुंचा और 3-4 लोगों को इकट्ठा कर कहा, अरे गांव वालों, इस बार तो ठंड बहुत जानलेवा है। अगर हम सब मिलकर कोई हल नहीं खोजेंगे तो कई लोग इस जानलेवा ठंड की चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में देने होंगी। अरे हरिया जी, इतनी जानलेवा ठंड में जंगल तक जाने की कौन हिम्मत करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि पूरा शरीर बर्फ बन रहा है, और जंगल में लकड़ियां खोजने में भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बेटा, डरने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने अभी हार मान ली तो गांव के बहुत से लोग इस गंभीर ठंड का शिकार बन जाएंगे। फिर वो सब ये कहते हैं कि वो सभी गांव से लकड़ियां लाकर गांव के लोगों के घरों में आग जलाएंगे, जिससे इस जानलेवा ठंड से बचा जा सके। दिन गुजर गया था और रामू अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, जमींदार जी, मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। अब मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वो मेरे बेटे के लिए कुछ सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं गुजरा और तुम मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गए। अब कुछ दिन इंतजार करो, जब महीना पूरा हो जाए तब आ जाना। जमींदार की ये बातें सुनकर रामू बेचारा परेशान होकर घर जाने लगता है, और रामू को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अरे रामू जी, आ गए आप इतनी देर क्यों कर दी? अरे सुमन, वो जमींदार जी ने रोक लिया था, और जब मैंने पैसे मांगे तो वो भी नहीं दिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप ठंड से कैसे जमे हुए हो? आओ और आग के सामने बैठ जाओ। और फिर सुमन रामू को अपने बेटे की तबीयत के बारे में बताती है। रामू ने जैसे ही बेटे के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा ठंड की वजह से बिल्कुल बदल गया है। इसे देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। अरे सुमन, ये ठंड तो अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज तो और लकड़ियां भी नहीं हैं। मैं लकड़ियां लेने जा रहा था, लेकिन जमींदार ने रोक लिया। हाँ रामू जी, आज मैंने सोचा था कि सेठ से कुछ पैसे मांगूं, लेकिन आज तो वो मुझ पर ही गुस्से से बरस रहे थे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। लेकिन जमींदार और सेठ की तरह अमीर लोगों को हमारे हालात की परवाह नहीं होती। उनके अपने घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग तो एक ठंडी से जूझते हैं, और ऊपर से इस ठंड में कहीं ना कहीं पेट का भी गुजर बसर करना पड़ता है। सुमन और रामू आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से राजू की तबीयत खराब होने लगती है, और वो बिल्कुल जमा हुआ बच्चा हो जाता है। अरे रामू जी, ये मेरे बेटे को क्या हो रहा है? ये अचानक से इतना अजीब क्यों हो रहा है? सुमन, मुझे लग रहा है कि इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम राजू का ख्याल रखना, मैं अभी गांव के डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आएं। आधी रात का वक्त हो चुका था और बाहर ठंड का एक अजीब सा जानलेवा कहर छाया हुआ था। रामू बहुत डरा हुआ और परेशान था, और इस भयानक ठंडी रात में वह डॉक्टर को लेने निकल जाता है। और वहीं सुमन अपने बीमार बेटे को अपनी गोदी में लिए हुए परेशान से पागल सी हो रही थी। उधर रामू अभी थोड़ी ही दूरी पर निकला था कि बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। रामू पूरी तरह से इन परेशानियों से घिरा हुआ था। उस भयानक ठंडी रात में बिना रुके चलता ही जा रहा था। वहीं सुमन का दिल राजू की ऐसी हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। राजू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका पूरा शरीर ठंडा होने लगा। कुछ ही समय में उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। रामू तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर के घर पहुंचा, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो कि उस रात डॉक्टर तो अपने घर पर ही नहीं थे। वहीं सुमन की ऐसी चीखती है कि उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं और सीधा ही रामू के कानों में पड़ती हैं। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि हर सुनने वाले को परेशान कर देती है। इसे सुनकर रामू बहुत घबराता है और जल्दी से घर वापस जाने लगता है।
बेचारा परेशान रामू जल्दी जल्दी घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जब वह घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक जाती है। अरे सुमन, ये राजू ऐसे क्यों लेटा हुआ है और उसकी आंखें क्यों बंद हैं? सुमन और राजू को ऐसा देखकर रामू को अंदाजा हो गया कि उसके घर पर आफत टूटी पड़ी है। बच्चा राजू इस जानलेवा ठंड की चपेट में आकर अपनी जान से चला गया। उस बेचारे बच्चे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया। वो दोनों बेचारे पति पत्नी इस जानलेवा ठंड से हार चुके थे। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उस रात की ठंड बहुत भयानक और जानलेवा थी, जो इंसान की जान ही ले रही थी। वो दोनों अपने बेटे के साथ बैठे हुए पूरी रात रोते रहे और अपनी किस्मत को कोसते रहे। अगली सुबह ही सारे गांव वाले रामू के घर आते हैं और सुमन और रामू को अपने बेटे के साथ एक दूसरे के थाने जमे हुए पाते हैं, जैसे उन्हें अपने बेटे के साथ जाने में ही कुछ सुकून मिल गया हो। पूरे गांव के लिए यह एक भयानक हादसा था। ये कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां पर रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। ठंड का मौसम था। रामू एक मेहनती और ईमानदार पकोड़े बेचने वाला था। वह गांव में हर दिन गरम गरम पकोड़े बेचा करता था। उसके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते थे। गांव के सारे लोग हर दिन रामू के पकोड़े खाया करते थे, जिससे उसका अच्छा घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन उसी के साथ गांव में हरिया नाम का एक और आदमी भी था, जो दूसरी दुकान पर पकोड़े बेचा करता था। लेकिन उससे खास कोई भी गांव वाले पकोड़े नहीं लेते थे। इस वजह से हरिया को बहुत गुस्सा आता था। हरिया एक नंबर का लालची और बेईमान आदमी था। सारला, आज तो ढाबे पर बहुत अच्छा काम था। पूरे गांव वालों को ही हमारे पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। बस अगर हमारा ऐसा ही काम अच्छा रहा तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। ठंड का मौसम है, पता नहीं कब हमारी छत गिर जाए। ठीक है सारला, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से रामू हर दिन अपनी मेहनत करता और पकोड़े बेचता, जिससे वह अच्छा खासा पैसे कमा लेता। दूसरी तरफ हरिया के ढाबे पर कोई भी नहीं आता। हर दिन उसका ढाबा खाली ही हुआ करता। ये बात अब हरिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अरे ये क्या, ये रामू के दुकान पर इतने लोग आते हैं हर दिन, और मेरे दुकान देखो, मेरे दुकान अभी तक खाली ही है, कोई भी नहीं आता। मुझे कोई ना कोई जुगाड़ करना ही होगा और इस रामू की दुकान बंद करवानी ही होगी। मैं आज रात को ही इसके दुकान में जाकर एक मिर्ची वाला मसाला डालूंगा, जिससे सारे गांव वालों के पेट खराब हो जाएंगे और फिर कोई भी इससे पकौड़े नहीं खरीदेगा। ये कहते ही अगले दिन हरिया रामू के दुकान पर चुपके से जाकर एक ऐसे मिर्ची वाला मसाला सामान में डालता है जिससे लोगों की तबीयत ही खराब हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन जैसे ही रामू दुकान पर काम कर रहा था और लोग पकोड़े खाने के लिए बैठे थे, तो सभी को कुछ ही देर में पेट दर्द महसूस होता है और वे तुरंत दुकान से चले जाते हैं। इसी तरह अब अगले दिन से कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता, जबकि हरिया की दुकान पर सभी लोग जाने लगे। यह देखकर रामू को बहुत दुख होता है, लेकिन वह चुपचाप सब्र कर लेता है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन जब हरिया अपने लालची दोस्त से रामू के ढाबे की बुराई करता है, तो वह सारी कहानी मजे से बताता है। वहीं एक गांव वाला सारी बातें सुन लेता है और उसी वक्त सभी गांव वालों को इकट्ठा कर हरिया की खूब पिटाई करता है। और इस तरह से हरिया को उसकी करने की सजा मिल चुकी थी। अब रामू का ढाबा फिर से बहुत अच्छे से चलने लगा और अच्छी खासी कमाई होने लगी। गांव वाले भी अब उसकी दुकान पर आकर पकोड़े खाने लगे, क्योंकि हरिया की खराब चाल का परिणाम सबके सामने था।